नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लखनवी अंदाज पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक यशपाल जी हैं। इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और ये जेल भी गए। इनकी रचनाओं में आम आदमी के जीवन की झलक दिखाई देती है। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यशपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज एक व्यंग लेख है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिना कथ्य घटना या पात्र के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसे पढ़ा जा सकता है। इस पाठ में लेखक ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हो गए हैं। यहाँ पर भी एक ऐसे ही नवाब साहब के बारे में बताया गया है। बच्चों, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। मुगल काल में नवाब एक सम्मानित उपाधि होती थी और इन नवाबों के पास छोटी छोटी रियासतें होती थी। रियासत का मतलब होता है राज्य। छोटे छोटे राज्य इनके पास होते थे और ये उसके मालिक होते थे। तो उस समय तो नवाब बड़ी शान से जीवन जीते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये सभी रियासतें समाप्त हो गई और एक सुदृढ़ भारत का निर्माण हुआ। परंतु कुछ नवाबी खानदान के लोग नवाबी खत्म होने के बाद भी शान और शौकत से जीवन जीने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं और अपने आप को आम लोगों से अलग समझते हैं। तो इस पाठ में भी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में लेखक ने बताया है जो लखनवी अंदाज अर्थात लखनऊ में रहने वाले व्यक्ति के जो अंदाज होता है, जो उसका रहन सहन होता है, अर्थात उस नवाबी का जो दिखावा करते हैं लखनऊ में रहने वाले लोग, तो उसी का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। लखनऊ के एक नवाब साहब ट्रेन से सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे। लेखक यशपाल जी को भी ट्रेन से कहीं जाना था और उन्हें कहीं थोड़ी दूर ही जाना था, वो ज्यादा दूर नहीं जाना था। इसलिए उन्होंने भीड़ भाड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और एक डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। उस डिब्बे में लखनऊ के नवाबों की तरह का एक सज्जन व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ था और उसके पास 2 खीरे भी रखे हुए थे। लेखक को उस व्यक्ति के चेहरे पर चिंता और संकोच के भाव दिखाई दिए। इसके साथ ही उस व्यक्ति ने लेखक से कोई बात भी नहीं की। तो लेखक ने भी उनसे कुछ नहीं कहा और आत्मसम्मान से सामने की सीट पर बैठ गए। यशपाल जी एक लेखक हैं और लेखक हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, कल्पना करता रहता है। तो इस सज्जन पुरुष को देखकर भी लेखक अनुमान लगाने लगे कि इस व्यक्ति ने अकेले यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा और सफर में कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए या बोरियत ना हो इसलिए खीरे खरीद लिए होंगे, लेकिन अब हमें देखकर शायद खीरा खाने में संकोच कर रहे हैं। बच्चों, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि नवाब साहब खीरा खाने में संकोच कर रहे थे, जबकि खीरा तो खाने की वस्तु है। लेकिन नवाबी खानदान के लोग आज भी अपने आप को बड़ा धनी मानी दिखाते हैं और आम लोगों से अलग होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। यहाँ पर भी लेखक को नहीं पता कि सामने जो व्यक्ति है वह कौन है और उसका क्या नाम है, परंतु उसके पहनावे, हाव भाव और रंग ढंग से लेखक ने अनुमान लगाया कि यह कोई नवाबी खानदान का व्यक्ति है और शायद इसीलिए नवाब साहब एक आम आदमी के सामने खीरे जैसी सस्ती और तुच्छ वस्तु को खाने में संकोच कर रहे होंगे। लेखक ये सब बातें सोच ही रहे थे कि नवाब साहब ने अचानक लेखक को संबोधित करते हुए उन्हें खीरा खाने के लिए कहा। लेखक नवाब साहब का भाव समझ गए कि ये उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा है, इसलिए लेखक ने शुक्रिया कहकर खीरा खाने से
मना कर दिया। अब नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखा और फिर कुछ सोचकर खीरों के नीचे रखा हुआ तौलिया सामने सीट पर बिछा दिया। उसके बाद सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाकर उन दोनों खीरों को धोया और तौलिए से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरों को काटकर गोद कर झाग निकाला और फिर छीलकर उन दोनों खीरों को उन्होंने काटकर तौलिए पर रख दिया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरों की फांकों के ऊपर जीरा, नमक और लाल मिर्च से बना हुआ मसाला बुरक दिया मतलब उन पर छिड़क दिया। खीरों की फांकों को देखकर नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। लेखक ये सब देखकर सोच रहे थे कि वैसे तो ये लोग रईस बनते हैं, बड़े धनवान बनते हैं और धनी होने का दिखावा करते हैं, पर यहाँ लोगों की नजरों से बचकर खीरे खा रहे हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरा खाने के लिए कहा और बताया कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा मतलब ये खीरे की एक प्रजाति होती है, तो बालम खीरा जो है वो अच्छा माना जाता है। नमक मिर्च मसालेदार खीरे देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन वे पहले एक बार मना कर चुके थे, इसलिए स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए मना कर दिया और कहा कि अभी खीरा खाने की इच्छा नहीं है और मेरा जो आमाशय है वो भी कमजोर है, यानी कि मेरा पेट थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं नहीं खा सकता हूँ। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे की फांकों को बड़े प्यार से देखा और एक लंबी सांस ली। फिर खीरे की एक फांक को उठाकर नाक तक ले जाकर सूंघा। उसके स्वाद से मुंह में जो पानी आ गया था उसे गटक लिया, अर्थात उस पानी को पी लिया। जैसे स्वादिष्ट चीज को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो उसी प्रकार खीरे की फांकों को सूंघकर नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ रहा था। उन्होंने मुंह में भरे उस पानी को पी लिया और फिर उस फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने सभी फांकों को सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो कि यह होता है खानदानी रईसों का तरीका। अर्थात इस तरीके से वे स्वयं को आम लोगों से अलग समझ रहे थे और अपने आप को धनी बताने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद नवाब साहब लेट गए और लेखक ने उनकी खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता के बारे में सोचा और उनके मन में नवाब साहब के प्रति सम्मान का भाव आया और लेखक फिर से ये सोचने लगे कि क्या सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म और अमूर्त तरीके से, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है, उस तरीके से पेट भर सकता है? अर्थात क्या बिना खाए केवल सूंघने से ही पेट भर सकता है? लेखक इतना सोच ही रहे थे कि तभी नवाब साहब ने डकार ली और लेखक से कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन जल्दी से पचता नहीं है और आमाशय के लिए भारी होता है। यह सुनकर लेखक की चिंतन शक्ति जागृत हो गई और उन्हें नवाब साहब एक नई कहानी के लेखक प्रतीत हुए। यशपाल जी ने सोचा कि यदि खीरे खाए बिना ही केवल खाने की कल्पना मात्र से पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के एक नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? अर्थात ऐसी कोई कहानी भी लिखी जा सकती है जिसमें कोई पात्र ना हो, कोई घटना ना हो, उसमें कोई विचार ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी कहानी को लिखने के लिए उसमें या तो कोई पात्र होना चाहिए, या कोई घटना होनी चाहिए, या कोई विचार होना चाहिए। लेकिन लेखक के अनुसार फिर भी इस प्रकार की किसी रचना को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही लेखक इस पाठ में यह भी समझाना चाहते हैं कि हमें अपना वास्तविक जीवन जीना चाहिए और दिखावट और बनावट से दूर रहना चाहिए। तो अब आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा।
धन्यवाद।